आज का हमारा टॉपिक है भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये हमारा 4th यूनिट का चैप्टर चल रहा है। भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था बुक में हम 4th यूनिट पे चल रहे हैं और 4th यूनिट का ये हमारा 5वां चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है 4th यूनिट का, भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार। भारत में 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को अपनाया। इस दिशा में बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई। वास्तव में 1969 में बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग व्यवस्था का व्यापक विस्तार हुआ और बैंकिंग सुविधाएं कम विकसित क्षेत्रों, ग्रामीण किसानों, लघु उद्योगों तक पहुंचने लगी। बैंक जमाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। 1969 में कुल बैंक जमाएं सकल घरेलू उत्पादन का 15% थी, जो अब बढ़कर 40% हो गई है। इसी प्रकार बैंक शाखाओं की लगभग 40% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। व्यापारिक बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अपने कुछ ऋणों लगभग 40% ऋण दे रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमताओं में भी कमी आई है। बैंकिंग व्यवस्था में इतनी प्रगति होने के बावजूद भी अनेक दोषों और समस्या से यह ग्रसित है। तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, निम्न लाभदायकता, लो प्रॉफिटेबिलिटी। भारत में बैंकों की लाभदायकता बहुत कम है। ऋण क्रियाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं, दुरुपयोग, धोखाधड़ी, बढ़ती परिचालन लागत आदि के कारण लाभप्रदता में कमी आई है। दूसरा है अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि, ग्रोइंग नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। भारतीय सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की अर्जनक परिसंपत्तियों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिनमें प्रमापित परिसंपत्तियां स्टैंडर्ड असेट्स, उप प्रमापित परिसंपत्तियां सब स्टैंडर्ड असेट्स, संदिग्ध संपत्तियां डाउटफुल असेट्स, जहां मुकदमा दायर करने के बाद कुर्की के आदेश ले लिए गए हों, हानि परिसंपत्तियां लॉस असेट्स इत्यादि आते हैं। मार्च 2014 की समाप्ति पर सार्वजनिक बैंकों की कुल अग्रिम राशि का 4.1% एनपीए के रूप में था, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के रूप में था। थर्ड पॉइंट आता है हमारा निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात। भारतीय बैंकों का पूंजी आधार बहुत कम एवं एक समान नहीं है। मार्च 1993 तक भारतीय बैंकों के लिए पर्याप्त पूंजी के मापदंड के रूप में कोई भारित जोखिम परिसंपत्ति अनुपात कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो की व्यवस्था नहीं थी। फिर भी प्रत्येक बैंक के लिए 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात निश्चित किया गया था। फोर्थ पॉइंट है स्थिति विवरण का ऊपरी दिखावा। बैंकों की अनिवार्य लेखा परीक्षा के बावजूद बैंक अपने तुलन पत्रों का बाहरी अलंकार अर्थात ऊपरी दिखावट करते हैं। वे वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में अपनी जमा राशि में कृत्रिम वृद्धि कर देते हैं। 5वां पॉइंट है ऋण देने में पक्षपात। कुछ बैंक ऋण देने के मामले में कुछ खास कंपनियों के पक्ष में रहते हैं। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ही नहीं हो रहा। इस प्रकार ऋण अप्राप्य ऋणों में बदल जाते हैं और संबंधित बैंकों की वित्तीय स्थिति को कमजोर बनाते हैं। 6 पॉइंट है निम्न कोटि के ऋण निवेश। बहुत से बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की गुणवत्ता बहुत ही निम्न स्तर की है। ऐसे ऋण प्राय बाहरी राजनीतिक दबावों में आकर दिए जाते हैं। इस प्रकार बिना वाणिज्य प्रक्रियाओं का पालन किए ऋण दिए जाते हैं। साक्ष्यपत्र तथा गारंटी आदि जारी की जाती है। 7वां पॉइंट है शेयर बाजार के सट्टे में लिप्त। बहुत से बैंक शेयर बाजार के सट्टे में लगे रहते हैं और इस तरह जनता की जमा राशि का दुरुपयोग होता है। कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा उनकी सहायक म्यूचुअल फंड कंपनियों भी सट्टे में लिप्त पाई गई। हर्षद मेहता तथा अन्य दलालों द्वारा किए गए प्रतिभूति घोटालों में बहुत से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका खुलकर सामने आई है। 8वां पॉइंट है खातों के रख रखाव में अनियमितताएं। बहुत से बैंकों द्वारा खातों के परिचालन में व्यापक स्तर पर
अनियमितताएं पाई गई हैं। प्राय एक बैंक के अशोध्य खातों की पूरी जांच किए बिना दूसरे बैंकों द्वारा ले लिया जाता है। 9वां पॉइंट है बैंक रुग्ण इकाइयों के रूप में। उपरोक्त बातों के परिणामस्वरूप बहुत से बैंक रुग्ण इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें या तो बंद कर दिया गया या परिसमापन कर दिया गया अथवा किसी दूसरे बैंक में उनका विलय कर दिया गया। 10वां पॉइंट है अपर्याप्त सामाजिक बैंकिंग। भारतीय समुदाय के कमजोर वर्ग की सहायता से लिए चलाई जा रही बहुत सी योजनाओं के बावजूद बैंक मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र की मांग पूरी करने में लगे हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा दोहरा नियंत्रण। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था सरकार तथा रिजर्व बैंक के दोहरे नियंत्रण को झेल रही है। इस पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण और प्रशासनिक दबाव है। बैंक को ऋण देने की व्यक्तिगत मामलों तथा आंतरिक प्रबंधन के मामलों में भी बहुत अधिक प्रशासनिक तथा राजनीतिक दबाव तथा हस्तक्षेप झेलना पड़ता है। ऋण तथा निवेश के कार्यक्रमों के दिशा निर्देश ऊपर से आते हैं। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारियों तथा निवेशकों की नियुक्ति भी होती है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय वाणिज्य बैंक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उनका प्रबंधन ढीला ढाला है, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है, आवश्यकता से अधिक फैला हुआ है, आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं और ग्राहक सेवा भी असंतोषजनक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के कार्यों में सुधार के लिए समय समय पर बहुत सी समितियों ने सुझाव दिए। 1991 की नरसिम्हा समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं। बैंकिंग क्षेत्र में ढांचे को 3 या 4 बैंकों में पुनः गठित किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। नेक्स्ट, 8 से 10 राष्ट्रीय बैंकों की शाखाओं का जाल देश भर में फैला हो जो सार्वभौमिक बैंकिंग पद्धति पर आधारित हो। थर्ड, स्थानीय बैंक परिचालन क्षेत्र विशेष तक सीमित हो। नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण बैंकों का परिचालन ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हो तथा उनके व्यवसाय में कृषि तथा संबंधित गतिविधियों की अधिकता हो, परंतु लाभप्रदता का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा एक या अधिक ग्रामीण बैंकिंग सहायक इकाइयाँ खोली जाए तो इसका सभी ग्रामीण शाखाओं का अधिग्रहण कर ले। और नेक्स्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति हो। नेक्स्ट, शाखाओं के लिए लाइसेंस प्रणाली समाप्त की जाए तथा शाखाएं खोलने अथवा बंद करने का काम संबंधित बैंकों पर छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट, विदेशी बैंकों को भारत में शाखाओं के रूप में या सहायक कंपनियों के रूप में कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट है, विदेशी बैंकों से भी वही अपेक्षा की जाए जो भारतीय बैंकों से की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय बैंकों के विदेशों में परिचालन को तर्कसंगत बनाया जाए। नेक्स्ट, बैंक के कार्यों में कंप्यूटरीकरण को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, बैंकिंग आयोग की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्येक अलग बैंक को अधिकारियों की भर्ती की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट, पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा निरीक्षण का काम आंतरिक लेखा परीक्षण तथा आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित हो। नेक्स्ट, बैंकिंग प्रणाली पर रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाव का दूसरा नियंत्रण समाप्त किया जाए तथा रिजर्व बैंक को ही बैंकिंग प्रणाली को विनियमन का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। नेक्स्ट, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए रिजर्व बैंक के नियंत्रण में एक अलग अर्धस्वायत्ततापूर्ण प्राधिकरण बनाना चाहिए। बैंकों के मुख्य कार्यकारियों तथा निदेशकों की नियुक्ति को राजनीति से मुक्त किया जाए। नेक्स्ट, बैंकों की SLR को 5 वर्ष के अंदर चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत घटाकर 25% तक नीचे लाया जाए। CRR को भी इसी प्रकार से घटाया जाए। निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए। नेक्स्ट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पुनः परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट, ब्याज दरों से नियंत्रण हटा लिया जाए ताकि बाजार प्रवृत्तियों का पता चल सके। नेक्स्ट, मार्च 1993 तक
वाणिज्य बैंकों को जोखिम भारित परिसंपत्तियों के संबंध में कम से कम 4% पूंजी पर्याप्तता प्राप्त कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, बैंकों को समान रूप वाली लेखा पद्धति अपनानी चाहिए। नेक्स्ट, वे अपने तुलन पत्रों में पूर्ण पारदर्शिता बढ़ाए। और नेक्स्ट, ऋण वसूली प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए सरकार को विशेष अदालतें खोलनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा, बैंकों से उनके अशोध्य और संदिग्ध ऋणों का कुछ भाग अधिग्रहण करने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि ARF की स्थापना की जानी चाहिए। नरसिम्हा समिति की सिफारिशों से बैंकिंग प्रणाली में काफ़ी सुधार होने की आशा थी, परंतु इनमें से बहुत कम लागू की गई। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे थे इसमें, जो कि हमारी नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे उसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर में कि बैंकिंग प्रणाली में कौन कौन से नवीन सुधार हुए हैं।